Hello students, today we will see the next two questions whatever left of the sample papers that's issued by the CBSE Delhi. From that, one question is from the 3D and second question is from the probability, and that is case study questions and based on the Bayes theorem. So first we shall see the question number 13. These are only for the 12 board students. Question number 13. Question is given, find the foot of the perpendicular from the point 1 to 0 upon the plane x minus thrice y plus twice z equal to 9. Hence find the distance of the point 1 to 0 from the given point. पहला काम, इसमें दो भाग है क्वेश्चन का. पहला पार्ट है कि पॉइंट 1 to 0 से गिवन प्लेन जो x माइनस थ्राइस वाई प्लस ट्वाइस जेड इक्वल टू 9 है, उस पर परपेंडिकुलर जो होगा 1 to 0 से, उस पॉइंट का फुट जो परपेंडिकुलर होगा उस फुट का कोऑर्डिनेट निकालना. और जब फुट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो उस फुट का इस 1 to 0 से डिस्टेंस, यानी इस परपेंडिकुलर जो डाले 1 to 0 से, उसका लेंथ भी मांग रहा है. ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा डायग्राम्स बना लेते हैं. अब जानते हैं कि 3D का डायग्राम जो है वो सही 2D पर तो बनेगा नहीं, लेकिन बनाना तो इसी पर है. तो ये हम लोग ले लेते हैं x, ये z और ये y. ठीक है, और इसके बाद एक प्लेन बना लेते हैं. इस प्लेन का इक्वेशन हो गया, नेम कर देते हैं ए बी सी डी, और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया. और मान लेते हैं कि ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 to 0, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हम P रख देते हैं. और यहाँ से जो हम इस पर परपेंडिकुलर डाले प्लेन पर, ये ABCD प्लेन पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान ले, ये इसको Q मान लेते हैं और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1. ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा लिख भी दें हम लोग इधर. लेट द पॉइंट P P x1 Q x1 y1 z1 be the foot of perpendicular drawn from
पॉइंट P120। इस 120 से ABCD प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचा गया, तो परपेंडिकुलर का जो है वो प्लेन से टच किया Q पॉइंट पर, तो Q हो गया फुट। क्योंकि प्लेन पर परपेंडिकुलर खड़ा है, तो खड़ा है तो पैर पर ही खड़ा होगा, तो पैर Q को ही लेना पड़ेगा। और मान ले तो उसका कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है, इसीलिए हम सपोज करते हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। ठीक है, तो पहला तो काम है हमको x1 y1 z1 निकालना। और ये प्लेन जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, गिवन प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है x माइनस थ्राइस y प्लस ट्वाइस z इक्वल टू 9। ये हमारा प्लेन हो गया। ठीक है, अब देखिए, सिंस द परपेंडिकुलर टू प्लेन इज पैरेलल टू नॉर्मल, अगर इसी पर एक नॉर्मल खींचा जाए, तो नॉर्मल किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ पर परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। जनरली इस वर्ड को हम लोग सुनते हैं फिजिक्स में, और लाइट चैप्टर में तो बहुत ही उपयोग होता है। तो कहीं से भी परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर जितना भी परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही है सेम प्लेन पर। तो हम लिखते हैं सिंस परपेंडिकुलर टू प्लेन छोटा करके लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। सो PQ, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए, ये पॉइंट है, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसको हम n से डिनोट कर देते हैं। तो सो PQ वेक्टर इज पैरेलल टू n वेक्टर, जहाँ n नॉर्मल हो गया और PQ गिवन पॉइंट P से परपेंडिकुलर है गिवन प्लेन पर, और ये n हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, यानी दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x माइनस थ्राइस y प्लस ट्वाइस z इक्वल टू 9। सो नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू हो गया i वेक्टर, या आई कैप लिख सकते हैं। जनरली हम लोग आई को तो आइडेंटिटी लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं आई वेक्टर को, तो फिर भी आई कैप माइनस थ्राइस j प्लस ट्वाइस k कैप। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। सिंस PQ vector and n vector are parallel,
So their डायरेक्शन नंबर्स, यानी डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन नंबर भी लिखते हैं, दोनों सेम चीज़ है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू हो गया x1 माइनस 1 आई वेक्टर प्लस y1 माइनस 3, ये यहाँ y1 माइनस 2 जे वेक्टर प्लस z माइनस, ये पॉइंट 0 है तो z माइनस 0 लिखें या नहीं लिखें, सिंपली लिख देते हैं z के वेक्टर यानी के कैप। ये हो गया। तो डायरेक्शन नंबर क्या हो गया, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, x1 माइनस 1 y1 माइनस 2 एंड z। ये z1 ये हमारा डायरेक्शन नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको a1 लेट a1 इक्वल टू x1 माइनस 1, b1 इक्वल टू y1 माइनस 2 एंड c1 इक्वल टू z1। ठीक है, और n वेक्टर का डायरेक्शन नंबर क्या है, n वेक्टर हमारा यहाँ है, इसका डायरेक्शन नंबर कितना है, dr ऑफ n वेक्टर, dr ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू, उसको a2 से डिनोट करते हैं, यानी a2 इक्वल टू हो गया 1, b2 हो गया हमारा -3 और c2 हो गया हमारा 2। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी इक्वल होता है। इसीलिए देयरफॉर, अब इसके बाद सीधे हम यहाँ ऊपर में आ रहे हैं। देयरफॉर डायरेक्शन नंबर्स, यानी देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और चाहें तो इसको कुछ अलग नाम दे सकते हैं, से लिखिए, लेट लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई हर्ज नहीं है। तो a1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, a1 हो गया x1 माइनस 1, यानी x1 माइनस 1, a2 हो गया हमारा 1 इज इक्वल टू a2 हो b1 हो गया हमारा y1 माइनस 2 और b2 हो गया -3 इक्वल टू c1 हो गया z1 और c2 हो गया 2। इतना इक्वल टू k हम लोग सपोज कर चुके हैं। तो अब देखिए x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस 1 इक्वल टू k, तो x1 इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर
x1 इक्वल टू k प्लस 1, y1 इक्वल टू -3k प्लस 2, -3k प्लस 2, ठीक है। और z1 इक्वल टू ट्वाइस k, ठीक है, z1 इक्वल टू ट्वाइस k। अब ये x1 y1 z1, x1 y1 z1 जो है ये प्लेन पर का पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोग P से प्लेन पर ही डाले हैं और उसी पॉइंट को x1 y1 z1 माने हैं। और x1 का वैल्यू निकल गया, y1 का वैल्यू, z1 का वैल्यू k के टर्म में निकल गया, तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x के बदले में, यानी x1 यहाँ पर लिख सकते हैं x1 माइनस 3y1 प्लस 2z1 लिख सकते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखते हैं, या इसको एक लाइन लिख देते हैं, और सिंस x1 y1 z1 lies on plane x minus thrice y plus twice z इक्वल टू 9, देयरफॉर x के बदले में x1 रख सकते हैं, तो x1 के बदले में k प्लस 1 माइनस 3 इंटू y के बदले में y1 और y1 के बदले में -3k प्लस 2 और प्लस ट्वाइस z, और z के जगह पर z1 लिखेंगे या z1 के जगह पर 2k लिखेंगे, और इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे और इससे k का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज k का वैल्यू k इक्वल टू 1। आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये k का वैल्यू 1 आ गया, और जब k का वैल्यू 1 आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो x1 y1 z1 का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर x1 y1 z1 इज इक्वल टू k का वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 तो 2, y1 का वैल्यू, k का वैल्यू 1 तो -3 प्लस 2 तो -1, ठीक है। और k का वैल्यू यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था हमारा x1 y1 z1, इसका वैल्यू निकल गया 2 -1 एंड 2। अब तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो आसान बात है, ठीक है। फिर भी इतना ऐसे कर लेंगे आप, फिर भी मैं कर देता हूँ थोड़ा ऊपर रब करके। Now the length of PQ equal to, now length of PQ को हम इसी मॉडुलस साइन से डिनोट कर दिए, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर कुछ भी करें x1 माइनस 1 y1 माइनस 2 और z1 माइनस 0। तो x1 के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस z1 माइनस 0 तो z1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y1 हो गया -1 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस z1 हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर तो +9 और 2 का स्क्वायर 4।
तो दैट इज इक्वल टू √14 यूनिट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ है, किसी यूनिट में तो निकाला ही होगा ना, या निकालना ही है ना, ऐसे तो नहीं लेंगे, कुछ भी तो कहेंगे ही, इसीलिए यहाँ यूनिट वर्ड लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ मेन काम क्या था, ये था कि जो दिया हुआ है एक नॉर्मल हमको लेना था, और इस पर ये नॉर्मल है, तो इसके रेस्पेक्ट में इस नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा, जो हम लोग देखे थे कि नॉर्मल का इक्वेशन हो जाता था प्लेन के अनुसार I-3j + 2k। ठीक है, और ये पैरेलल हो गया PQ के, तो PQ के पैरेलल हो गया, तो हम इसको PQ का ये वेक्टर इक्वेशन लिख दिए, अब डायरेक्शन नंबर लिख दिए, और इसको सपोज कर लिए। तो अब n का डायरेक्शन नंबर क्या है, वो प्लेन के हिसाब से निकल गया, और दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल है, इसीलिए दोनों का XYZ का कोफिशिएंट का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, आराम से निकल गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि पूरा क्वेश्चन तो उसमें पूरा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं उसमें से छांट के जो ज़रूरी है वो मैं लिख लिया हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है ए इज द इवेंट, उस ए को असाइन किया गया है पॉलिसी होल्डर हु इज एक्सीडेंट प्रोन। बी इवेंट है जो पॉलिसी होल्डर हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, और ई प्रोबेबिलिटी पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन 1 ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। एक है जिसको एक्सीडेंट प्राय होते रहता है या एक्सीडेंट प्रोन है, दूसरा है जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। अब ई इसी इवेंट में से कुछ लिया गया है, जो कह रहा है कि एक पॉलिसी खरीदा है, ई एक कोई पर्सन है जिसको ई में रखा गया है, तो वो पॉलिसी खरीदा है, कह रहा है कि 1 साल के अंदर उसके एक्सीडेंट की स्थिति क्या होगी, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही निकालना है। जिसमें ये भी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एक्सीडेंट प्रोन का प्रोबेबिलिटी 20% है। 20% माने 20/100 = 1/5, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी 80% है। ठीक है, तो 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5। अब ये भी दिया हुआ है कि यदि एक्सीडेंट प्रोन है और तब उसका प्रोबेबिलिटी ई होने का, पॉलिसी खरीदने का, यानी PE/A दिया हुआ है 0.6 और PE/B दिया हुआ है 0.2। तो हम लोग इसमें इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आता है, हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट है सैम्पल पेपर का, और आपको पता है कि 14 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिस क्वेश्चन में ऑप्शन होगा उसी में उसी चैप्टर्स का ऑप्शन होगा। हालांकि 13 और 14 में कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं लेट ए इज व्हाट पॉलिसी होल्डर who is accident prone।
दूसरा इवेंट है बी, पॉलिसी होल्डर, ऐसा पॉलिसी होल्डर जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। तीसरा इवेंट ई है, इसी दोनों से प्रोबेबिलिटी पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट within 1 year of purchasing. Policy. ये तो हम ये भी दिया ही हुआ है, फिर भी लिखा गया। और गिवन क्या है, इसके अनुसार पी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्सीडेंट प्रोन इज इक्वल टू 20%, यानी कि 20/100 इक्वल टू 1/5। पी बी भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 80%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/5। ऐसे भी 1 में से माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। इस दोनों का सम भी तो 100% ही है, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है, PE/A, पॉलिसी होल्डर, यानी कि एक्सीडेंट प्रोन है और एक पॉलिसी खरीदा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये है 0.6। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, नहीं भी बदले कोई हर्ज नहीं है। और PE/B दिया हुआ है 0.2। These things are given। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि we need to find the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy। अब वो पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट करता है, विल हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब एक्सीडेंट करेगा तो वह दोनों स्थिति में कोई भी हो सकता है, चाहे एक्सीडेंट प्रोन हो चाहे एक्सीडेंट प्रोन नहीं हो, दोनों ही स्थिति हो सकती है। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रोबेबिलिटी न्यू होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट, न्यू होल्डर have an accident। तो इसका मतलब दोनों में से लेना होगा। द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, पूरा एक्सीडेंट वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूं, ACC लिख करके
काम चला रहा हूँ, एक्सीडेंट प्रोन इनटू probability of person will have accident if he accident prone. Person will have accident if he is accident prone. If he is accident prone. ठीक है, प्लस इसी में प्लस भी करना होगा, पॉलिसी होल्डर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर is not accident prone. Accident prone into probability of person will have accident if he is accident prone. If he is accident prone. ठीक है, अब वैल्यू बैठाइए इक्वल टू, तो पहला है ये पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, तो यानी इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो गया 1/5 इंटू 0.6 प्लस 4/5 इंटू 0.2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6/5 यानी कि 0.6/5 प्लस 0.8/5, तो ये कितना हो गया, ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर समान है, तो 1.4/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.28। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन हमको रब करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ई होने के बाद ए होने का, यानी पॉलिसी होल्डर तो खरीद लिया, पॉलिसी खरीद लिया, अब वह एक्सीडेंट प्रोन है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, पी ए बाई ई इज इक्वल टू, जो बेज थ्योरम है उसके आधार पर पी ए इंटू पी ई बाई ए होल डिवाइडेड बाय पी ए इंटू पी ई बाई ए
प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/5 इंटू 3/5। 3/5 क्यों, तो इसका 0.6 है, सॉल्व कर दीजिए तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 3/5 प्लस 4/5 इंटू 2.2 का मतलब 1/5। तो ये क्या हो गया, 3/25 डिवाइडेड बाय, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 3/25 और प्लस 4/25 यानी कि 7/25 यानी कि 7/25। अब 25 कैंसिल हो गया, 3/7। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन को आज हमने फिनिश किया है और हम इस तरह से कुछ क्वेश्चंस सेकेंड पार्ट का सजेस्टेड क्वेश्चंस हम आपको देने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लाभ होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से सीबीएसई का एग्जामिनर भी रहा हूं, मुझे सब मालूम है। हालांकि इस बार कुछ विशेष परिस्थिति है, आप लोगों की सुविधा के कारण ही पिछले बार का पैटर्न नहीं लिया गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो जेन्युइन थे उसको स्कूल ने प्रॉब्लम में डाल दिया, जिसका पैसा लिया। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो पैसा लिया ही है, लेकिन जो विद्यार्थी कभी नीचे कभी यानी पहले वह अच्छा रैंक नहीं लाता था और जो अच्छा रैंक लाता था वह खराब रैंक बोर्ड में ले आए, ये नहीं होता है एकेडमिक्स में। जो एकेडमिक्स में सब दिन अच्छा है वह अच्छा ही रहेगा, और जो खराब है लोअर लेवल्स में है वो लोअर लेवल में रहे, थोड़ा मेहनत करके ऊपर नीचे वाले लेवल को ही वो अप डाउन कर सकता है, अपर मोस्ट लेवल को अप डाउन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ यही हुआ, इसीलिए सीबीएसई ने आपके फेवर में, अच्छे स्टूडेंट के फेवर में ये काम किया। हालांकि जो लोअर लेवल्स के स्टूडेंट हैं वो तो इस बार भी कह रहा है कि परीक्षा न ली जाए और पुराने सिस्टम को ही अपनाया जाए, तो सीबीएसई ऐसा करने नहीं जा रही है। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किए हैं तो व्यू अवश्य कीजिए और बार बार कीजिए, और दूसरे को शेयर भी कीजिए, इससे दूसरे को भी लाभ हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।